मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीद पुलिसकर्मियों की सेवा, साहस और बलिदान रहेगा याद। पुलिस जवानों के आवास के लिए 100 करोड़ देने की घोषणा। सीएम धामी ने औद्योगिक विकास योजना की अनुदान राशि का किया डिजिटल ट्रांसफर। 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत की 90 करोड़ रुपए की धनराशि। कहा, युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी धर्मनगरी ऋषिकेश। पर्यटकों ने स्थानीय युवक को हॉकी डंडों से पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में शुष्क हुआ मौसम। पारा लुढ़कने से मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने लगी ठंड। पहाड़ों में 4 डिग्री तक घट सकता है तापमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारी चल रही है। सीएम धामी ने कहा कि निवेशकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 55,000 करोड़ के निवेश को लेकर करार हो चुका है। 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का फैसला किया है। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और निवेशक होगा। उत्तराखंड के बुनियादी विकास के लिए इन्वेस्टर समिट बहुत फायदेमंद साबित होगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है। विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। कि हमें अभी खुशी है कि पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड के लिए उत्साहित हैं आने के लिए और एक आकर्षण उत्तराखंड का बड़ा है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी इस इन्वेस्टर समिट के आयोजित होने से पहले ही हो जाए। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार समेत शहीद पुलिस जवानों के परिजन शामिल हुए। साथ ही कई जनप्रतिनिधि और पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और 4 बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के आवास के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। हर साल सभी पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और मृतक के आश्रितों के नियम को सरल किया जाएगा। सीएम धामी ने पुलिस स्मृति पुस्तिका का विमोचन किया। आने वाले दिनों में पुलिस में 1800 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेरे विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है। एसीआर लिखने से पहले ही वो किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2,000 रुपया भी अलाउड है और वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। अब ये देखते हैं कि राज्य सरकार वो सरकारी हॉस्पिटल में होता है या प्राइवेट में भी अलाउ करती है, बट हर साल जवानों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना है सरकारी खर्चे पर। ये बहुत बड़ा कदम है वेलफेयर की दृष्टि से। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है शहीद कोष में 2 करोड़ रुपया, वो भी क्योंकि इमीडिएट हमें 1 लाख रुपया जो है आश्रित परिवार को दे देते हैं उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए, तो उसमें 2 करोड़ की घोषणा की है। पुलिस कर्मियों के आवासों की बात है। हमारा जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल सिर्फ 18%। तो ये जो 100 करोड़ की घोषणा की है, ये भी एक बड़ा कदम होगा और इससे हमारे जवानों का हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है। साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी
आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी की धर्मपत्नी गीता धामी के चंपावत दौरे को लेकर आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि योजनाओं का शिलान्यास करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को है। राजेश बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम धामी खुद योजनाओं का शिलान्यास न कर अपनी पत्नी से सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करवा रहे हैं और सरकारी चेकों का वितरण करवाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करवा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास, उद्घाटन पे उद्घाटन और केंद्रीय वो प्रदेश की योजनाओं के तहत जो चेक वितरण करने का काम कर रही है वो बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है और बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। तो इसमें मैं तुरंत प्रदेश में जो हमारे गवर्नर बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह से सरकारी योजनाओं को एक मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी से बंटवाना है तो फिर आम आदमी को क्यों आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आम आदमी भी आके ये किसी भी तरीके से चेक का वितरण कर सकता है, कोई गांव का ग्राम प्रधान भी कर सकता है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कर सकता है। तो सिर्फ इसलिए इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है। उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र के आराध्य देव गुरु चौरंगीनाथ के त्रिवार्षिक मेले की तिथि तय हो गई है। मेला 6 नवंबर को शुरू होगा और 10 नवंबर को इसका समापन भेटियारा में होगा। आपको बता दें यहाँ पर रुपए पैसे का कोई चलन नहीं होता है और इस मेले में आने वाले हर श्रद्धालु का भगवान के समान आदर सत्कार किया जाता है। इस मेले में देवता भक्तों को कंडाली से आशीर्वाद देते हैं। गाजना क्षेत्र के चौरंगी देवता पर करोड़ों लोगों की आस्था है और इसलिए इस त्रिवार्षिक मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। जो हमारे गुरु चौरंगी आराध्य देवता है उनका आज चरोड़ में हमारा मेला होता है और जो चरोड़ में मेला होता है 3 मेले होते हैं और उसके बाद हमारा जो तय होता है, आज हमारा जैसा तय हुआ है कि हमारा जो मेला है, जो चौरंगी मेला होता है, वार्षिक मेला होता है, वो मेला हमारा ये लगाओ कि 6 तारीख नवंबर और 20 गति कार्तिक से शुरू होगा और 10 तारीख तक चलेगा, जो कि 5 गांव लगातार चौंडियाट गांव, दिखोली, सौड़, लोदाड़ा और भिटियारा तक चलेगा। और जो ये हमारा मेला, इससे पहले हमारा अभी 29 तारीख को फिर चरोड़ का मेला है। तो ये हमारी पारंपरिक मतलब कई वर्षों से चलता आ रहा है, जो कि गुरु चौरंगी के यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो चौरंगी देवता का आशीर्वाद। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद डोईवाला में तहसील प्रशासन, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और डोईवाला पुलिस की टीम ने मुख्य बाजार में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें सड़क मार्ग के दोनों ओर के अतिक्रमण को खाली कराया गया है और पक्के अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया, जबकि कई अतिक्रमणकारियों के चालान काटे। डोईवाला के नायब तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगी। राज्य मार्गों से जो है अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुरूप जो है ये कार्रवाई हो रही है। जो पक्के निर्माण है उनको नोटिस दिया जा रहा है और पहले उनका पक्ष सुना जाएगा और उनका जो प्रत्यावेदन है उसको निस्तारित किया जाएगा। उसके पश्चात जो है जो पक्के निर्माण है वो तब हटाए जाएंगे, जो अस्थायी निर्माण है वो तुरंत आज जो है हटा रहे हैं। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में सालाना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी से खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उत्तराखंड में खेलों का प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आज के युग में मोबाइल फोन और कंप्यूटर के कारण बच्चों की खेल में रुचि कम हो गई है। Celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very, very honorable
a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage, and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely it is promoting a great sense of virtue, integrity, and justice. And in a world we live today where discord, dispute, and disconnected feelings around, this sport uniting us all together and come in large numbers to promote brotherhood and true sense of belonging. एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में, तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स, 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली, और हमारी भी है कि बच्चों को हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं। आउटडोर का ऑप्शन देना बहुत आवश्यक है, और यही मेरा मैसेज भी है सभी यंगस्टर्स के लिए। ये अच्छी बात है, हम आज IT एज में हैं, डिजिटल एज में हैं, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े रहें और खेलों से जुड़े रहें। लोहाघाट के GIC खेल मैदान में 15 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह है। महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए हैं। आयोजकों ने क्षेत्रीय जनता से दशहरा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील की है। ऊर्जा निगम कर्मचारियों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और मंगलोर पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा तो इस त्योहारी सीजन में उन्हें बिजली आपूर्ति बाधित करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस दौरान SDO गुलशन बुलानी, दीपक शर्मा, देवेंद्र शर्मा और विकास चौहान ने कहा कि यह घटना बेहद ही निंदनीय है और आरोपियों के सलाखों के पीछे पहुंचने तक कर्मचारियों और अधिकारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारियों और कर्मचारियों ने बोट क्लब रुड़की से होते हुए रुड़की टॉकीज, सिविल लाइन बाजार होते हुए वापस मंडल कार्यालय पर आकर कैंडल मार्च का समापन किया। आज का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। हम मंडल कार्यालय से लेकर चंद्रशेखर की मूर्ति, हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, उनकी परिक्रमा लेकर अपने मंडल कार्यालय पर हमने समापन कर दिया है। अनवरत हमारा जो कार्यक्रम है मंडल कार्यालय के प्रांगण में, वो सुबह 10 बजे से अनवरत चलता रहेगा। इस प्रकार अगर अपराधियों के साथ अगर आप ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ी तीव्रता लाएं। वो भी हमारे जैसे साथी हैं, कर्मी हैं, हम इस पर संदेह नहीं करते, लेकिन हमसे अनुरोध ये करना चाहते हैं कि त्योहारी सीजन में आपका और हमारा जो सहयोग है वो बना रहे। हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, 13 तारीख को हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करी गई मुलाना गाँव में, लेकिन उसी दिन हमारी रिपोर्ट हो गई, लेकिन आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, जिससे कर्मचारियों में रोष है। और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होने के हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी एक ही डिमांड है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 13 तारीख की घटना है, आज 1 हफ्ता हो गया है, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है तक जो है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ये कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। तो अगर हम लोग सरकारी विभाग के आदमी हैं, हम लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे तो इस सरकार में, इस प्रशासन में लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। हमारा आदमी वहाँ पे सरकारी कार्य से गया था, उसके साथ मारपीट हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये विरोध जो है, जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। ये हमारा सांकेतिक विरोध है, जो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उजाला देने वाले लोग हैं, उजाला ही देना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को जो कि चोरी भी करते हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं, उनको निहायत ही सबक सिखाना ज़रूरी है। ये मैसेज भी हम देना चाहते हैं इस कैंडल मार्च में। एक ही मांग कर रहे हैं कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। जिस दिन ये घटना घटी, हमने बार बार अनुरोध किया था, वो गांव में ही था, चाहते तो पुलिस अरेस्ट करती, उन्होंने हीलावाली की है पुलिस प्रशासन। डोईवाला नगर के वार्ड नंबर 1 लच्छीवाला में 16
फीट लंबा अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर के भय से घबराए लोगों ने सर्पमित्र भारत भूषण को बुलाया। सर्पमित्र ने पीआरडी जवान की सहायता से अजगर को पकड़ा और जंगल में जाकर छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने सर्पमित्र भारत भूषण को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। हरिद्वार के भूपतवाला की रानी गली में एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है अज्ञात हमलावरों ने जिस वक्त महिला पर हमला किया वे घर में अकेली थी। वहीं महिला के पहने गए आभूषण और कुछ अन्य सामान भी गायब है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें जो प्राइमरी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हुई है, उसमें ये पता चल पा रहा है कि लूट और मर्डर का इंटेंशन हो सकता है। महिला की उम्र लगभग 45 से 50 साल के अराउंड है, मिडिल एजेड वुमन है। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार तो वो गृहिणी है और इस टाइम पे भी वो घर में थी। अभी तक जितना पता चल पाया है कि घर बाहर से लॉक था और बेडरूम में उनकी अकेली बॉडी पाई गई थी। उन्होंने बताया हुआ है कुछ बॉडी पे जो उनके जेवरात थे, ज्वेलरी थी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि कुछ मिसिंग है और बाकी जो विवेचना में आएगा वैसे हम देखेंगे कि ऐसे लग रहा है कि ये लूट के इंटेंशन से और इसमें मतलब मर्डर हुआ। देहरादून के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बर्न वार्ड की कमी बनी हुई है, जिससे अस्पताल में आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीजों को जिला कोरोनेशन अस्पताल की बर्न यूनिट में रेफर करना पड़ता है। अब अस्पताल में बर्न यूनिट स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है, जहां मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना की अध्यक्षता में सभी अधिकारी के साथ बैठक हुई। इस मौके पर दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि बर्न यूनिट के सामान की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा मेन पावर की कमी पूरी करने के लिए सक्षम अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। जैसे ही अस्पताल में मेन पावर की कमी दूर हो जाएगी, बर्न यूनिट को स्थापित कर दिया जाएगा। हाँ, देखिए बर्न वार्ड को लेकर दो प्रॉब्लम थे कि कुछ इसमें हमारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनकी कमी है और मैन पावर को लेकर कमी है। तो दोनों को ही सॉल्व करने के लिए बिल्कुल हम लोग रहते हैं। इसमें सामान का टेंडर हो चुका है जो कि बहुत जल्दी उम्मीद हमें मिल जाएगा और मैन पावर को लेकर भी जो सक्षम अधिकारी हैं उनको बोल दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। गल्ला विक्रेताओं का आरोप है कि पिछले 20 दिनों से उनका आंदोलन जारी है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में गल्ला विक्रेताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार का फ्री राशन बांटा था, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनके राशन ढुलाई के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। जो पहाड़ी क्षेत्र में विषम भौगोलिक स्थिति में हमारे विक्रेता काम कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें चला के नाम मात्र के कमीशन में उनका परिवार चलाना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमने सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमारी पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे लिए मानदेय की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूंगा कि हमेशा कोरे आश्वासन के अलावा हमारे को ठगा जाता है, सिर्फ आश्वासन देकर हम लोगों को घर भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार हमने मन बना लिया है कि जब तक मानदेय नहीं हमारे विक्रेताओं के द्वारा अन्न का एक दाना वितरित नहीं किया जाएगा, चाहे हमारे साथ जितनी बर्बरता सरकार को करनी है वो सरकार बर्बरता कर दे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे विक्रेताओं का जब तक पूर्ण के सभी बिलों का पूर्ण 1-1 रुपए का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता है और मानदेय की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जाती है, तब तक हमारा आंदोलन बरकरार रहे। खबर देहरादून से है, जहां सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह में प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों के साल 2022 और 23 के 36 डिप्लोमा धारक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महामहिम राज्यपाल और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान 36 छात्रों और 7 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उन्हें खुशी है जब इस तरह के से छात्र छात्राएं अपने संस्थानों के साथ राज्य का नाम रोशन करते हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर प्रदेश में हर पॉलिटेक्निक संस्थान ये प्रयास करे कि उनके संस्थान का बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए तो तकनीकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
विगत 2 वर्षों से ये दूसरा अलंकरण समारोह और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने डिप्लोमा होल्डर्स को अंदर एक बढ़ा हुआ आत्मविश्वास के साथ जाएं। इसके लिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज में होता है हमेशा, लेकिन इस तरह से ड्रेसअप करने के बाद जिस तरह बच्चों को अवार्ड देने का काम किया, ये बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। और निश्चित रूप से जब एक इंजीनियर, एक डिप्लोमा होल्डर जब बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे जाएगा, तो जिस तरह हमारे कई यहाँ पर रेवनाइज आए थे जो आज सैकड़ों करोड़ का, वो उनको भी आज मैंने अवार्ड किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इन बच्चों को उनसे प्रेरित होने का अवसर मिले और वो एक बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बड़े टारगेट की ओर बढ़े और बजाय रोजगार मांगने वाले के रोजगार देने वाले बने। यही उद्देश्य से हम लोग लगातार तकनीकी शिक्षा विभाग में तमाम कोशिश कर रहे हैं सुधार की। आज का जो इवेंट था, सच कहूं तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं जिन्होंने प्राप्त की है, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनके साथ उनको शिक्षकों को भी, और सबसे जो टचिंग बात, ये जो अलुमनी हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक से पहले पढ़े हैं और आज के दिन में इंडस्ट्री के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के अंदर में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मान। हरिद्वार जिले में आई आपदा के बाद भले ही किसानों के जख्मों पर मरहम ना लगा हो, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को किसानों की चिंता और उनकी याद आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुकुल नारसन से कांग्रेस ने किसान सम्मान यात्रा का आगाज किया। किसानों का दिल जीतने के लिए किसान सम्मान यात्रा का आयोजन होने लगा है। हालांकि हरिद्वार जिले में आई आपदा से किसानों के जख्म अभी भरे नहीं हैं। में बहुत आक्रोश है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ जातियां की हैं, जुल्म किए हैं और उनके हक से उनको मरहूम किया है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। लगातार गेहूं की फसल चौपट होगी, मुआवजा नहीं मिला और गन्ने की फसल, धान की फसल भी बर्बाद होगी भारी पानी से। कोई सर्वे नहीं, कोई पड़ताल नहीं, मुआवजा किस बात का, सरकार ये कह रही है। माननीय मुख्यमंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है, इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान करिए जो बकाया है किसानों का, और जो गन्ने का खरीद मूल्य है जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये के पार करिए। और अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है। हमने उसी दिन उनको स्पष्ट कर दिया था, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राएं जारी रखें। विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर आर.के. खुलवे की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी भगत सिंह दानू कपकोट तहसील के वाछम गांव का निवासी है। आरोपी के पास से करीब 1.5 किलो चरस बरामद की गई थी। बागेश्वर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी के पास से 1.5 किलो लगभग चरस बरामद की गई थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।